किया, क्या इब्टा भी इस तरीके के कोई नाटक के माध्यम से लोगों के बीच में भारत के संविधान को बचाने के लिए कोई संदेश देगी क्या? शालीन जी, आप म्यूट हैं। नमस्कार। म्यूट हैं मैं जी। दो तीन बातों पे खास तौर से जोर देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि ज्योतिबा फूले, अंबेडकर और बुद्ध की जो इस देश के अंदर परंपरा है वो देशज परंपरा है, और इस देशज परंपरा ने संस्थाबद्ध धर्म को चुनौती दी, और उस चुनौती की प्रक्रिया में उसका डेमोक्रेटाइजेशन भी हुआ, और इसीलिए उसके दरवाजे नीचे के लोगों के लिए खुले। और बाद के दौर में आपने देखा कि भक्ति आंदोलन ने किस तरीके से ईश्वर के नजर में सबके बराबरी की घोषणा की, जो अपने समय में जनता के डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते थे। तो अभी भी इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन और लोक चेतना में अस्तित्वमान धर्म के बीच एक टकराव चल रहा है, और हमको अपना पोजीशन लेना पड़ेगा। हम वैसिलेट करेंगे तो वैचारिक तौर पे इस लड़ाई को हार जाएंगे। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि स्टेट एंड रिलीजन मस्ट नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय ईच अदर। लैंग्वेज और रिलीजन को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, और टेरिटरी और रिलीजन को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसको जोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। धर्म मनुष्य का निजी और आस्थागत मामला है, और अगर इसके जरिए उसको सुकून मिलता है और वो मुक्ति पाना चाहता है तो वो इसके लिए आजाद है, और उस आजादी का प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से उन पे आक्रमण करके, इस मामले में हम तो समझते हैं कि यूरोप हमसे ज्यादा बढ़िया तरीके से इन तमाम लड़ाइयों को लड़ता रहा है, और बहुत सारे यूरोपियन देश में अब तो नॉन बिलीवर्स की संख्या भी ये बढ़ती चली जा रही है, ये भी आपने देखा होगा। एक और खास बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वॉर ऑफ परसेप्शन इस देश के अंदर चल रहा है। लोग कहते हैं आभासी सत्य। आभासी सत्य का क्या मतलब है? वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या है? वर्चुअल रियलिटी का मतलब यह है कि मैं यहाँ डाल्टनगंज में बैठा हुआ हूँ, और आपके स्क्रीन सेट के माध्यम से सैकड़ों दूसरे लोग मुझको देख रहे हैं। डाल्टनगंज में जो मेरी उपस्थिति है ये वास्तविक उपस्थिति है, और टीवी सेट पे जो कई जगहों पे मेरी उपस्थिति है ये आभासी उपस्थिति है। इस आभासी दुनिया में लड़ाइयों को कैसे जीता जा रहा है और कैसे बदला जा रहा है, और जन चेतना का निर्धारण कैसे किया जा रहा है, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि आम का असली मजा आम में है, आम का असली मजा माजा में है। कहने का गर्ज ये कि इन बिटवीन द लाइंस उन्होंने लिख दिया कि आम का असली मजा आम में नहीं बल्कि माजा के अंदर है। और कोई बच्चा दिल्ली में, बॉम्बई में या कहीं और पैदा हुआ और उसने आम का पेड़ न देखा और उसकी माँ उसको आम खाने के लिए दे, और बदले में बच्चा ये कहे कि माँ ये आम अच्छा नहीं है, उसके बदले में माँ उससे पूछे कि क्यों भाई, तो वो कहे कि ये माजा जैसा नहीं है। तो आम के टेस्ट का निर्धारण जब माजा करने लगे और आम कोने में सहमा हुआ खड़ा रह जाए, तो आपको समझना चाहिए कि वर्चुअल रियलिटी ने एक्चुअल रियलिटी को टेक ओवर कर लिया है। और इसी टेक ओवर के जरिए से 14 का खेल रचा गया, 19 का खेल रचा गया। ये खेल कैसे रचा गया? वो पहले कहते थे कि यही है राइट चॉइस बेबी, हम लोग सब बेबी हैं, राइट चॉइस पेप्सी है, और इसको गटागट पीजिए, चचा अमेरिका में रहते हैं और पी के जेंटलमैन हो जाइए। यहां तक तो ठीक था कि मार्केट ने ये डिक्टेट किया आपको कि आपको क्या पीना है क्या नहीं पीना है। लेकिन पहली दफा 1914 के 2014 के इलेक्शन में इस देश के कारपोरेट हाउस ने अपना पॉलिटिकल प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, और उसने कहा कि यही है राइट चॉइस बेबी, और कहा कि इस राइट चॉइस को आप टिक कीजिए, पाकिस्तानी मुंडी हिंदुस्तान में लड़कते हुए देखिए, इस राइट चॉइस को टिक कीजिए, लाहौर में इंडियन मिलिट्री को देख लीजिए, कहने का और सस्ती देख लीजिए, और साथ ही साथ अच्छे दिन देख लीजिए। इंडियन बेबीज ने ठीक उसी तरीके से इस राइट चॉइस को टिक किया कि जैसे वो पेप्सी को टिक करते चले आ रहे हैं। कहने का मतलब कि ये एक बड़ी लड़ाई जो है सो घटित हो रही है, और इस लड़ाई में आपको लड़ना पड़ेगा। तो चाहे जैसे दुनिया के अंदर आभासी सत्य जितने प्रबल हो जाएं, लेकिन आदमी के दुख, आदमी के भूख, आदमी का शांति से रहने की इच्छा, आदमी की मोहब्बत, ये एक स्थापित सत्य है, और इस स्थापित सत्य का दामन पकड़ के ही हम इस आभासी दुनिया में उनसे टकराने का ताकत पा सकते हैं। तो एक बात हमको दिमाग साफ करके
ये समझ लेना चाहिए। और इसके लिए कंसिस्टेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल की जरूरत है। जहां तक इप्टा की बात है तो इप्टा के पास एक बड़ी लिगेसी जरूर है, लेकिन संसाधनों का सर्वथा अभाव है। और इस अभाव के बीच भी हम लोगों ने 2.5 आखर प्रेम यात्रा पहले पिछले साल निकाला, और उस यात्रा में हम 5 स्टेट तक गए। हमारे साथ गाने वालों की टीम थी, पोस्टर प्रदर्शनी था, हमारे साथ बात करने वाले लोग थे और लोगों से हमने बात किया। अब दूसरी यात्रा जब आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, और सिंबॉलिकली हम लोगों ने इसको इस तरीके से चुना कि हम 28 सितंबर से, जो भगत सिंह का जन्मदिन है, 30 जनवरी तक गांधी के जो शहादत का दिन है, उस दिन तक हम इस यात्रा को जारी रखे हुए हैं और लगातार हिंदुस्तान के 22 राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं। तो यही हमारी औकात है। लेकिन ये अभी किसी अकेले आदमी के बूते का, अकेले संगठन के बूते का है कि वो इस लड़ाई को लड़ सकें। इसीलिए बहुत सारी सहमतियों के बावजूद सहमति की एक बिंदु जो है वो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आता हो उसके साथ खड़ा होने का ये वक्त है। इसीलिए संकीर्णता मैं समझता हूं कि इतिहास के खिलाफ अपराध है। जो भी जनतांत्रिक लोग हैं, जिनका लोकतंत्र में आस्था है और जो इस मुल्क के भविष्य की रक्षा करना चाहते हैं, उनको एक साथ आना चाहिए। जहां तक राम का सवाल है तो उस पर भी मैं एक बात जो है कहना चाहता हूं। मैं अगर 2-3 मिनट का समय मैं और लूंगा। मेरे शहर में एक परंपरा चली आ रही है कि रामनवमी के मौके पे एक छमुहान वाली जगह है जहां बहुत सारे जुलूस पहुंचती है, तो मुहर्रम के कमेटी के लोग जैसे उनका स्वागत करते हैं, और मुहर्रम वाले जब आते हैं तो रामनवमी कमेटी के लोग उनको पगड़ी बांध के और माला वाला पहना के स्वागत करते हैं, और साथ में वहां ठंडा वंडा पीने की व्यवस्था होती है, और उस गैदरिंग को छोटे मोटे तरीके से लोग एड्रेस करते हैं। तो पिछले साल हमको उस गैदरिंग में जाने का मौका मिला, तो वहां कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप भी कुछ बोलिए। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं जिधर से, ये शहर अभी भी इस बात के लिए शुक्राने के योग्य है कि हम लोग एक दूसरे की पगड़ी पोशी कर रहे हैं। गो की यह परंपरा कब तक चलेगी ये मुझको मालूम नहीं है। बहरहाल मैं एक बात आपसे विनम्रता पूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस मौके पे जिधर से गुजर रहा हूं, उधर रौद्र धनुधारी हाथ में धनुष लिए रौद्र राम हमारे सामने खड़े हैं। आप मुझसे पूछिएगा कि आपको इस पर क्या बुराई दिखाई देती है, तो मैं कहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने इसका जिक्र किया है। लेकिन मेरी नजरों से जो चीजें छूट जाती हैं वो ये है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ कहती थी कि ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र रघुराई बाजे पैजनिया, और तुलसीदास ने कहा कि मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के आंगन में बिहार करने वाला राम कहाँ चला गया? दशरथ के यहाँ ठुमक ठुमक के चलने वाला रघुराई कहाँ चला गया? निषाद का पैर धोता हुआ राम कहाँ चला गया? और आप मुझको बताइए कि सेवरी के जूठे बैर खाता हुआ राम कहाँ चला गया? तो जब आप जैसे मैस्कुलिन भाषा बोलने लगते हैं, वर्चस्व की भाषा बोलते हैं, दंभ की भाषा बोलते हैं, तो आप वैसी ही छवियों का इस्तेमाल करते हैं, और तानाशाही इन छवियों के पीछे पीछे आने की कोशिश करती है। इसीलिए वर्चस्व और दंभ की भाषा के इस दौर में हम उनसे कहना चाहते हैं कि रामायण में राम के शौर्य की जितनी प्रशंसा नहीं हुई है, उससे ज्यादा उनको दीन बंधु दीनानाथ कहा गया है। तो दीन बंधु छीन लिया, दीनानाथ को छीन लिया, और हमारे हाथ में पकड़ा दिया एक रौद्र राम, युद्ध के लिए उद्धत राम। राम जैसे कि जीवन का ये एब्रेशन है। राम युद्ध बहुत नहीं लड़े हैं, रावण के खिलाफ युद्ध लड़े हैं। बाकी वो एक अच्छे भाई रहे हैं, आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ साथ जंगल जंगल घूमने वाले राम रहे हैं। तो राम की छवि को जैसे आप संकेंद्रित कर देते हैं, और कंप्रेस आइडेंटिटी का जो ये खेल चल रहा है, एक तरफ जैसे हिंदू आइडेंटिटी में सब कुछ को कंप्रेस करने की तैयारी है और उसको नेशनलिज्म के साथ जोड़ने की तैयारी है, और दूसरे तरफ राम को मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि रौद्र छवियों से जब आपको कुछ ज्यादा ही प्रेम हो जाए तो आपको डरना चाहिए। डरना इसलिए चाहिए कि अगर आप चाहें तो महाभारत से कृष्ण की एक ऐसी छवि आपको मिल सकती है जब रौद्र कृष्ण हाथ में रथ का चक्का लेके भीष्म की तरफ पड़ते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर कृष्ण की यही एकमात्र रौद्र छवि रह जाती तो मीरा बेचारी कैसे लिखती, जाके सिर मोर मुकुट मीरा के पति सोई। इसीलिए रौद्र छवियों से जब ज्यादा प्रेम हो जाए तो आदमी को डरना चाहिए। ये कविता के मृत्यु की घोषणा है, और माँ के होठ पे जो लोरी होती है वो भी तो कविता ही है। इसीलिए संकट बहुत भारी है, छोटा मोटा संकट नहीं है। कविता संकट में है, जीवन संकट में है, गीत संकट में है, प्रेम के मूल्य संकट में है, और आजकल जो है वो अंध आस्था को जैसे सर पे बिठाने की तैयारी चल रही है। इसीलिए ऑल
जितने फोर्सेज हैं इनको ज्वाइन करना चाहिए। ममता बनर्जी ने एक प्रयास किया, ये उनका अपना तरीका है, वो प्रयास कर रही हैं। मैं जब ऐसा कोई प्रयास करना पसंद करूंगा तो शायद मैं चाहूंगा कि सब धर्म के लोग आके एक जगह प्रार्थना तो जरूर करें, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कहीं जाके विजिट करके ये अपनी सदाशयता का परिचय नहीं दूंगा। लेकिन ये प्रयास जो है बहुत शानदार प्रयास है, और ऐसे प्रयास सब अपने अपने तरीके से करें, जिनको जो सूट करता है, जिनका जो कमिटमेंट है, तो इस प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए। और ऐसे जितने पॉलिटिकल फोर्स हैं, इंटेलेक्चुअल फोर्स हैं, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन करने वाले जो लोग हैं, वो सब मिलके इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। यही एकमात्र तरीका हो सकता है, इसके अलावा तो मुझको कोई दूसरा तरीका सूझ नहीं रहा है। और ऑफ कोर्स इसको पॉलिटिकली भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसीलिए कि ये हवा में तो हो नहीं रहा है। इस देश के अंदर कोई पॉलिटिकल फोर्स है जिसको इंडोर्स करता है और वो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। उसके पराजय के बिना हिंदुस्तान का जो विचार है, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको बचाया नहीं जा सकता है। तो हमारी जो लिगेसी है, उस लिगेसी की जब हम चर्चा करें तो सनातन की क्यों चर्चा करें, चारवाक की चर्चा क्यों नहीं करें, बुद्ध की चर्चा क्यों नहीं करें, हम इस देश के अंदर जैन धर्म की चर्चा क्यों नहीं करें। ये एक ऐसा देश है जहां दो ऐसे धर्म हुए जिसमें ईश्वर की कोई परिकल्पना ही नहीं है। तो हिंदुस्तान विविधता से भरा हुआ देश है, और इस विविधता से ही जीवन संपूर्ण होता है और जीवन के सौंदर्य का निखार है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को स्वाद में विविधता होता है, कपड़े में, पहनावे में, सब तरह की विविधता होती है। तो एरोगेंसी जब आती है तो वो मिलिटराइज करती है, और जब वो मिलिटराइज करती है तो ड्रेस कोड को जन्म दे देती है। ऐसे पहनिए, ऐसे रहिए, ऐसे टीका लगाइए, यही खाइए। और ये डिक्टेशन जब बढ़ता चला जाता है तो उससे मत भिन्नता रखने वाले दूसरे धर्म के लोग तो कम, बाद में स्वयं जिनको आपने जोड़ा था वही आपके शिकार हो जाते हैं, इसीलिए कि उनका स्वाद आपसे मेल नहीं खाता है। इसीलिए ये बहुत खतरनाक समय है। ममता बनर्जी अगर ये कोशिश कर रही हैं तो ये बोल्ड जो है पॉलिटिकल स्टेप है, और हमको अभी साहस का, अपेक्षित साहस का प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि हम इस देश के भावी पीढ़ियों की रक्षा कर सकें और इस देश के अंदर एक ऐसा मौसम बाकी रहे जिसमें हरे भरे मैदानों में लड़कियां तितलियों के पीछे आराम से भाग सकें। शुक्रिया। शैलेंद्र।